Rahim. A very warm welcome to all of you in unique pre-FSC online lectures. My name is, as all of you know, Dr. Danyal. Just an introduction for the newcomers. I am the head of Department of Biology for unique group of institutions. हम लोगों ने चैप्टर 2 के ऊपर काफ़ी सारा काम किया है पिछले लेक्चर्स के अंदर। उम्मीद है कि आपने उन सारे लेक्चर्स को सुनने के बाद, गो थ्रू करने के बाद पॉजिटिवली नोट भी किया होगा, और उसके बाद जो स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बताए थे जो बाकी इसके अंदर चीज़ें एडअप की थी, आपने उनको प्रैक्टिस भी किया होगा, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ सुन के नहीं होंगी। इसके लिए आपको अपने रजिस्टर्स के ऊपर प्रैक्टिस करनी चाहिए, और उसके बाद आपको यूनिक नोट्स के जो है साथ आपको रिकॉर्डिंग जो है उसको देखना चाहिए, और उसके बाद यूनिक नोट्स में से MCQs वगैरह को सॉल्व करना चाहिए। तो हम लोग लास्ट टॉपिक के ऊपर हैं चैप्टर 2 के। लास्ट टॉपिक है हमारे पास न्यूक्लिक एसिड्स। अब सबसे पहले तो व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स का नाम शो कर रहा है, ये वो कंपाउंड्स हैं जो एसिडिक नेचर में होते हैं। इसके ऊपर काफ़ी डिटेल की ज़रूरत है, और ये टॉपिक मैट्रिक के अंदर भी है, वहाँ से भी इसको लिंकअप करेंगे और दोनों चीज़ों को साथ मिलाकर चलेंगे। तो अभी मेरे बच्चों देखते जाओ इसको, और उसके बाद इसमें से जो MCQs हैं इनको अलहदा करके जो है वो समझते भी जाओ। तो न्यूक्लिक एसिड्स वर आइसोलेटेड बाय फ्रेडरिक माइस्चर in 1869. So this is the first basic statement with regards to nucleic acids. अच्छा, ये कहाँ से आइसोलेट हुए थे? यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूक्लियस ऑफ पस सेल्स। ये मटेरियल निकला कहाँ से था? न्यूक्लियस ऑफ पस सेल्स से इसको आइसोलेट या रिकवर किया गया था। अच्छा, अब आ जाते हैं इसकी दो चीज़ों के ऊपर कि ये इसको न्यूक्लिक एसिड्स कहते क्यों हैं। बोर्ड का अच्छा सा शॉर्ट है ये, वाई आर न्यूक्लिक एसिड्स कॉल्ड सो। तो न्यूक्लिक एसिड्स आर कॉल्ड सो बिकॉज दे वर आइसोलेटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस, नंबर 1, एंड सेकेंडली दे आर एसिडिक इन द नेचर। तो ये नेचर में भी क्या है? एसिडिक है। और दूसरा, रिकवर कहाँ से हुए हैं बेसिकली? तो बता दिया आपको कि न्यूक्लियस से रिकवर किए गए हैं। अब इसकी टाइप्स करते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स आर डिवाइडेड इनटू 2 मेन टाइप्स। ऑल ऑफ यू नो इट वेरी वेल। वन ऑफ इट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और DNA, एंड द अदर इज राइबोन्यूक्लिक एसिड और RNA। दोनों ही टाइप्स जो न्यूक्लिक एसिड्स के हवाले से यहाँ पे आप पढ़ने जा रहे हो, इसके अंदर मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये कहता होता हूँ कि DNA बेसिकली बादशाह है और RNA उसका वज़ीर है। ये आप इसको इस तरह डिफरेंशिएट करें कि DNA क्या है? इट्स लाइक बादशाह, और RNA क्या है? जो उसके कमांड्स को फॉलो करने वाला है। अच्छा, अब DNA की अकरेंस के ऊपर आ जाते हैं। गुड MCQs। DNA कहाँ कहाँ होता है? DNA होता है क्रोमोसोम्स में, देन DNA कहाँ होता है? न्यूक्लियाई में। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? सबको पता है, फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर विजिबल अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अच्छा, और जो है ये क्रोमोसोम्स में होते हैं, न्यूक्लियाई के अंदर होते हैं, और इसके अलावा भी कुछ ऐसी ऑर्गेनेल्स हैं जो आप मैट्रिक में पढ़ चुके हैं। उनमें से एक माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरी क्लोरोप्लास्ट है। इनके अंदर भी ये न्यूक्लिक एसिड्स या जो DNA है वो मौजूद होता है। अब बेटे बढ़ते हैं RNA की तरफ, जिसको आप वज़ीर कहते हो। ये कहाँ होता है? RNA होता है, अब मैं आपको इसको डिफरेंशिएट कर दूं कलर्स में, न्यूक्लियोलस में। आगे चल के ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे, राइबोसोम्स में। अब देखें, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर एक हिस्सा होता है जो डार्क स्पॉट होता है, उसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं। और ये भी याद रखिएगा कि ये नॉन मेम्ब्रेनस होता है। जो राइबोसोम्स होते हैं वो भी अगेन नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल होती है, और ये यूकैरियोट्स में भी होती है और प्रोकैरियोट्स के अंदर भी मौजूद होती है। और इसके अलावा ये कहाँ पे होता है? इसके अलावा ये साइटोसोल में होता है, और लास्टली ये अदर पार्ट्स ऑफ द सेल में होता है। सही हो गया? तो ये आपके पास है टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, जिसके अंदर आप इन
चारों को आरएनए के हवाले से पढ़ेंगे और वो जो डीएनए वाले वो मैंने रेड के अंदर इसलिए लिखे हैं सो दैट मेरे बच्चे उसको डिफ्रेंशिएट करके पढ़ सकें। अच्छा, आपसे एक कॉमन स्टेटमेंट पूछी जाती है, न्यूक्लिक एसिड्स आर व्हाट? तो दे आर द पॉलीमर्स ऑफ, इसलिए लिख रहा हूँ ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। अब व्हाट आर न्यूक्लियोटाइड, पहला सवाल तो ये बन जाता है। अब देखें, जाहिर है न्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर अगर आप ले लो तो उसको दो पार्ट्स में डिफरेंशिएट कर लो। वो जो डीएनए वाले उनको बोलेंगे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, वो जो आरएनए वाले उनको बोलेंगे राइबोन्यूक्लियोटाइड, और वो एज सच इसी वे के अंदर अरेंज्ड होंगे। अच्छा, ये जो आरएनए वाले हैं ये राइबोन्यूक्लियोटाइड, जो डीएनए वाले हैं वो क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। अब बताना ये है कि न्यूक्लियोटाइड होता क्या है। न्यूक्लियोटाइड इज अ कम्बिनेशन ऑफ 3 थिंग्स। नंबर 1, 5 कार्बन शुगर, नंबर 2 फॉस्फेट ग्रुप, एंड नंबर 3 नाइट्रोजनस बेसिस। यहीं पर डिफरेंशिएट कर लेते हैं नाइट्रोजनस बेसिस को। नाइट्रोजनस बेसिस आर क्लासिफाइड इनटू 2 मेन टाइप्स, वन ऑफ इट इज प्योरीन, द अदर इज पायरिमिडीन। प्योरीन्स डबल रिंग्ड नाइट्रोजनस बेसिस हैं, 2 ही हैं इसमें आती, एक आती एडेनिन और दूसरी आती है गुआनिन। और पायरिमिडीन सिंगल रिंग्ड नाइट्रोजनस बेसिस हैं, इसमें आती हैं साइटोसिन, थायामीन या आरएनए के केस में यूरासिल। तो अभी इस लेवल के ऊपर आपको इसके स्ट्रक्चर तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट ये कि ये आपको लाजमी पता होना चाहिए कि प्योरीन्स क्या डबल रिंग नाइट्रोजनस बेसिस और पायरिमिडीन्स क्या सिंगल रिंग्ड नाइट्रोजनस बेसिस। देन आपके पास फॉस्फेट ग्रुप है। फॉस्फेट ग्रुप बेटे क्या होता है, बना भी देता हूँ आपको नॉलेज के लिए। दिस इज फॉस्फेट ग्रुप। अच्छा, आप में से बहुत सारे कहेंगे कि इसके साथ तो हाइड्रोजन भी कहीं ना कहीं अटैच होता है या इवन को माइनस साइन लगा होता है। तो बायो के अंदर वो साइंस बेटे मैटर नहीं करेंगे, ऐसा कोई इशू नहीं होगा कि आप उसको किस अंदाज में कहते हो या किस अंदाज में इसको लेते हो, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। तो फॉस्फेट ग्रुप्स का इशू बहरहाल आप इसमें इसी तरह डिस्कस करोगे जिस तरह मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। अब जो 5 कार्बन शुगर है उसके हवाले से भी कुछ डिटेलिंग है। अब हम टेकअप करते हैं 5 कार्बन शुगर को। तो ये भी 2 तरह की है। सबसे पहले तो आपको बना के दिखा दूँ ये होती किस तरह की है। दिस इज़ अ पेंटोस शुगर। अब ये जो पेंटोस शुगर है जो आपको नज़र आ रही है, इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, दैट इज़ वन ऑफ इट इज़ राइबोज एंड द अदर इज़ सेकेंड वन इज़ डीऑक्सीराइबोज। ठीक हो गया, एक राइबोज होगी और दूसरी क्या होगी, डीऑक्सीराइबोज। अब देखें बेटे राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में फ़र्क क्या है। अगर आप देखें वैसे सिंपली इसको, तो यहाँ पे HOH की सारी कम्बिनेशंस इस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। अच्छा, अगर आप डीऑक्सीराइबोज के ऊपर चले जाएं तो डीऑक्सीराइबोज में ये आपके पास डीऑक्सीराइबोज है। डीऑक्सीराइबोज के अंदर जो कार्बन नंबर 2 है 1 2 3 4 एंड देन 5, ठीक है। जो कार्बन नंबर 2 है यहाँ से ऑक्सीजन आपने रिमूव कर देनी है। तो इसका मतलब यहाँ पे HH अगर रह जाए और O आप इसमें से माइनस कर दो पोजीशन नंबर 2 से, तो ये आपके पास क्या बनेगा, डीऑक्सीराइबोज। तो मेरे बच्चों जहन में रखना है कि राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में क्या फ़र्क है, फॉस्फेट ग्रुप किस फॉर्म में अरेंज होता है और उसकी क्या बेसिक स्ट्रक्चर है, नज़र आ रहा होगा सबको। वो स्ट्रक्चर भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा थोड़े से। उसके बाद नाइट्रोजनस बेसिस के ऊपर आ जाइएगा। 2 तरह की होती हैं, एक प्योरीन होती है, दूसरी पायरिमिडीन होती है, और एज सच इसी फॉर्म के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। अब हम इन सारों को अगर इकट्ठा जोड़ दें एक जगह के ऊपर आपकी समझ के लिए, तो ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। लेट मी मेक इट फॉर यू। उम्मीद है आपने ये बना लिया होगा। अब इसको आगे बढ़ाते हैं।
अगर मैं कहूँ एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बनाएं तो उसका जनरल फार्मूला ये होगा, दिस इज न्यूक्लियोटाइड। डेफिनेटली 5 कार्बन शुगर उसके अंदर होगा, लेकिन अब एज सच वो मैटर नहीं करेगा। तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर पोजीशन नंबर 1 के ऊपर, ये 1 है, यहाँ पे होती है नाइट्रोजनस बेस, और पोजीशन नंबर 5 के ऊपर यहाँ पे होते हैं क्या, फॉस्फेट ग्रुप। ये आपके पास 4 है, ये आपके पास 5 है, और यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप मौजूद है, और मैंने अभी बताया किस तरह आपने उसको अरेंज करना है। ठीक हो गया। तो ये आपके पास फॉस्फेट ग्रुप की अटैचमेंट है, दिस इज़ अ न्यूक्लियोटाइड। ठीक हो गया जी। अब बोर्ड का ना जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है इसमें से शॉर्ट, वो बेटे ये होता है डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड साइड। अब अगर आप न्यूक्लियोटाइड और साइड के अंदर फ़र्क आपसे कोई पूछ ले तो सबसे पहले तो थ्योरी की लाइन लिखनी होगी, उसके बाद आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना होगा। तो बेसिकली न्यूक्लियोटाइड क्या होता है ये मैंने आपके सामने बना दिया है। न्यूक्लियोटाइड, द कंपाउंड formed by the combination of 3 things, number 1 5 carbon sugar, number 2 phosphate group, and number 3 nitrogenous bases। और nitrogenous bases का अभी मैंने अपने बच्चों को बताया कि वो 2 तरह की होती हैं, या वो होती हैं प्योरीन्स या वो होती हैं पायरिमिडीन्स, और एज सच इसी फॉर्म में वो अरेंज हुई होती हैं। अब आ जाए सेकेंड ऑप्शन की तरफ या सेकेंड पार्ट की तरफ, उसका नाम क्या है, न्यूक्लियोसाइड। कॉमन क्वेश्चन है ये बोर्ड का कि साइड में और टाइड में फ़र्क बताएं आप। तो साइड ये होता है जो बेसिकली 2 चीज़ों का मिक्सचर होता है। कौन से, एक नाइट्रोजनस बेस और दूसरा 5 कार्बन शुगर। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, 5 कार्बन शुगर, और यहाँ पे अगर आप नाइट्रोजनस बेस लगा लें तो ये आपके पास बना न्यूक्लियोसाइड। अब फ़र्क देख लीजिए, साइड ये है और टाइड ये है, दोनों के अंदर आपको वाज़े डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। अब आपकी किताब में एक स्ट्रक्चर बना हुआ है पेज 30 के ऊपर, वो ATP का है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है जी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट? द मेन एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इज़ ATP। अच्छा, इसमें आपके पास 3 चीज़ें होंगी। एक तो होगी आपके पास 5 कार्बन शुगर जो राइबोज है, फिर आपके पास इसमें एडेनिन होगा नाइट्रोजनस बेसिस की जगह पे, और फिर फॉस्फेट होगा। थोड़ा सा आपको फॉस्फेट के हवाले से गाइड करना चाह रहा हूँ। जब फॉस्फेट यहाँ पे आके जुड़ेगा CH2 के साथ, ये तो ये आपको दरमियान में अलिफ मद्दा वाले कुछ बॉन्ड्स नज़र आ रहे हैं, दिस वन और दिस वन। दीज आर हाई एनर्जी बॉन्ड्स। जब भी एक बॉन्ड को तोड़ा जाए तो वैल्यू याद रखिएगा, 7.3 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी एक टिल्ड बॉन्ड रिलीज़ करेगा। तो बेटे ये तो 2 हैं, तो इसका मतलब अगर कोई आपसे पूछे MCQs में, ये MCAT में भी आता है, एंटी टेस्ट का भी सवाल है ये, कि जब एक ATP मॉलिक्यूल को तोड़ा जाए तो वो टोटल एनर्जी जितनी रिलीज़ करेगा वो कितनी है, 14.6 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी जो यहाँ पे रिलीज़ की जाती है। तो उस बेस के ऊपर ये एनर्जी को रिलीज़ करता है और एज सच इसी तरह इसको पाइलअप करता चला जाता है। उम्मीद है ये आपको इंट्रोडक्टरी जो पार्ट था इसका 30 और 31 के ऊपर ये क्लियर हो गया होगा। अब हम शुरू करते हैं DNA और उसको डिटेल में टेकअप करते हैं। Now, deoxyribonucleic acid, the DNA. DNA, deoxyribonucleic acid, is made up of deoxyribonucleotides. ये जो deoxyribonucleotide हैं ये तमाम प्रॉपर्टीज़ और जो पोटेंशियल एक्टिविटीज़ हैं सेल की उसको कंट्रोल करते हैं। कैसे? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल। अच्छा, ये जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड्स हैं, DNA है, ये बना हुआ है 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड से। अब वो 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड कौन से हैं?
DAMP, DCMP, DGMP एंड फाइनली DTMP। अब देखें ये वर्ड्स आपके लिए नए नहीं हैं, या आप पहले भी इनको पढ़ चुके हैं। ये सारे बेसिकली आपकी जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं उसकी अरेंजमेंट को शो कर रहे हैं। नंबर 1 पहला लिखा हुआ है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, देन आपके सामने है साइटोसिन मोनोफॉस्फेट, देन गुआनिन मोनोफॉस्फेट एंड फाइनली थायमीन मोनोफॉस्फेट। तो ये सब मोनोफॉस्फेट्स हैं जो यहाँ पे लिंक हैं। अच्छा, अब बात ये कि ये सब जो बने मिल रहे हैं और डीएनए को पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं, तो उसके पीछे इन्वॉल्व कौन है? तो याद रखिएगा, इसके पीछे बेटे इन्वॉल्व है फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड, इसको POC भी बोलते हैं, POC। अब देखें फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड में जो अटैचमेंट होती है वो हमेशा 3 और 5 के दरमियान में होती है, राइट। इसको 3 और 5 के साथ लिंकेज ग्रुप के तौर पे भी शो करते हैं। अब इसको कैसे एक्सप्लेन करें, यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। किताब में अभी ये नहीं है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में आपको ये मिल भी जाएगा। तो अभी इसको इनिशियली करते हैं और देखते हैं कि आपको इसमें क्या समझ आई है। पॉइंट 3 के ऊपर आ जाए। जो 3 के ऊपर है, यहाँ पे 3 के ऊपर जो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड है उसका अटैचमेंट होती है और ये बनता है POC। और ये जो POC और जो POC आपको दोनों साइड से नज़र आ रहा है, ये यहाँ पे ये बनाता है फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड, द बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर लिंकिंग 2 न्यूक्लियोटाइड्स टुगेदर। अब कॉमनली अगर पूछा जाए व्हेन 2 न्यूक्लियोटाइड्स लिंक टुगेदर, तो वो क्या बनाते हैं? तो वो बनाते हैं डाइन्यूक्लियोटाइड। कॉमन एग्जाम्पल चैप्टर 3 में भी आप लोगों को पढ़ाई मैंने। अ कॉमन डाइन्यूक्लियोटाइड इज NAD। व्हाट इज NAD? निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। अब ये क्या होता है डाइन्यूक्लियोटाइड, और ये क्यों होता है? ये एक कोएंजाइम है जो रेडॉक्स रिएक्शंस के अंदर सेल में इस्तेमाल होता है। तो अगर कोई मेरे बच्चों से पूछ ले MCQs में कि NAD क्या है, तो NAD कोएंजाइम है, एक बात। और सेकंड बात, ये रेडॉक्स रिएक्शंस के अंदर इस्तेमाल होता है एक सेल के अंदर, और एज सच इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अच्छा, तो अब हम बढ़ते हैं विद रिगार्ड्स टू दिस अगेन। जब भी 2 न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ा जाता है तो जो बॉन्ड आपके सामने बनता है वो क्या है? POC। इसी तरह नीचे देखें POC। अब इसको कहते क्या है? द रिएक्शन इन्वॉल्विंग द फॉर्मेशन ऑफ 2 न्यूक्लियोटाइड्स या कम्बिनेशन ऑफ 2 न्यूक्लियोटाइड्स टुगेदर इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। ठीक हो गया? इसको बेटे बोलते हैं डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। रेड में इसलिए लिखा कि आप लोग इसको प्रोमिनेंटली जान सकें। डिहाइड्रेशन सिंथेसिस क्या होता है? ऐसा रिएक्शन जिसमें एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होता है, और जब वो रिमूव हो जाता है तो वो एज सच इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अच्छा, अब ये तो हो गया आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज़ अ फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट के ऊपर। अर्विन चेरगफ रूल क्या है? ये सब शॉर्ट हैं अलग-अलग इस टॉपिक में, तो अच्छे से कीजिएगा इनको। अर्विन चेरगफ रूल कब दिया था इस बंदे ने? 1951 में ये रूल एक्सप्लेन किया था। इस रूल के मुताबिक जब मुख्तलिफ बेसिस का डाटा यहाँ पे देखा जाता है तो पता लगता है कि एट GC के सीक्वेंस के ऊपर है ये, यानी कि अमाउंट ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ थायानिन एंड अमाउंट ऑफ गुआनिन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ साइटोसिन। अब अगर देखा जाए तो एट GC में बेसिकली हम ये बात कर रहे हैं कि प्योरीन्स की मिकदार पायरिमिडीन्स की मिकदार के बराबर है। प्योरीन इज इक्वल टू पायरिमिडीन, मोर और लेस सेम है। अब डिस्कस ये कर रहे हैं हम यहाँ पे कि ये मिकदार सेम कैसे है और क्यों है। तो इस डाटा के मुताबिक एडेनिन और थायमीन इक्वल हैं
एज़ कम्पेयर टू गुआनिन और साइटोसिन। तो एडेनिन और थायमिन में जो मैन में बेटे एग्जांपल दी हुई है वो दी हुई है 30.9 और थायमिन दी हुई अप्रॉक्सीमेटली 29.4। ये आपको नीचे ग्रीन टेबल में नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब दोनों वैल्यूज़ मोर और लेस सेम है। अच्छा, इसके बाद जो आपके पास गुआनिन और साइटोसिन की रेशो है वो 19.9 और 19.8 है। तो ये टेबल एकदम तो ओवरनाइट तो याद नहीं होगा आपसे, आपको चाहिए कि आप इसको आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव करते हुए एक उस मुकाम तक ले आएँ कि आपको ये कुछ ना कुछ वैल्यूज़ कंपैरिजन में याद हो जाएं। जैसे ऐड की वैल्यू, एडेनिन और थायमिन की वैल्यू 30 के ऊपर लेके उसको फिक्स कर लीजिए और उसको जो है मज़ीद इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन में मत जाएँ। समझ आ गई इस रूल की? अगर कोई आपसे ये पूछ ले क्वेश्चन में, इफ़ द अमाउंट ऑफ एडेनिन इज़ 20% ऑफ द टोटल DNA, ठीक हो गया, देन व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ साइटोसिन इन द गिवन मिक्सचर। एडेनिन कितनी है फिर बता दूं आपको, मैंने बोला 20%, ठीक है। तो अंडरस्टूड बात है, थायमिन कितनी होगी 20%, तो टोटल कितना हो गया 40%। अब बाकी कितना बचा 60%, उसको डिवाइड कर दें तो गुआनिन कितना होगा 30%, इसी तरह साइटोसिन कितना होगा अगेन 30%। तो अगर कोई MCQ पूछे तो लोग इनडायरेक्ट MCQ ज़्यादा पूछते हैं जिसके अंदर जहन अप्लाई करना होता है। तो ये ज़रा देख लीजिए कि अगर 20% है ये, तो गुआनिन या साइटोसिन में से जिसका भी पूछा गया वो 30% वैल्यू पे आंसर आ जाएगा। डन हो गया। देन रोजालिंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किन का वर्ड है यहाँ पे, उसके ऊपर भी थोड़ा सा आपको बता दूँ। मॉरिस विल्किन। अब रोजालिंड फ्रैंकलिन वॉज बेसिकली अ फीमेल बायोकेमिस्ट। इसने मॉरिस विल्किन्स की लैब को इस्तेमाल करते हुए वर्किंग की थी अपनी। मॉरिस विल्किन वो बंदा है जिसने बाद में इसकी कंट्रीब्यूशन के बाद DNA के फाइबर्स को प्रिपेयर किया आर्टिफिशियली, और उसके बाद यही वो चीज़ है जो DNA फिंगरप्रिंटिंग की बुनियाद बन गई बेसिकली इसके बाद ऑनवर्ड्स। ठीक हो गया। अब अगर आप रोजालिंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किन की कंट्रीब्यूशन को देखिए तो इसके अंदर आपको बेसिकली एक वर्ड नज़र आता है, वो है एक्स-रे डिफ्रैक्शन एनालिसिस। अब ये क्या है एक्स-रे डिफ्रैक्शन एनालिसिस, किस तरह होता है? इसमें होता ये है कि एक्स-रेज को DNA के मॉलिक्यूल के साथ बम्बार्ड किया जाता है। जब इनको बम्बार्ड किया जाता है तो वर्ड डिफ्रैक्शन है। तो डिफ्रैक्शन क्या शो करता है, ये हल्का हल्का बेंड हो जाते हैं, राइट। और उसके आगे यहाँ पे लगा होता है फोटोग्राफिक प्लेट। तो फोटोग्राफिक जो प्लेट है उसके ऊपर रोजालिंड फ्रैंकलिन को जो है वो DNA का बेसिक स्ट्रक्चर नज़र आया, और उसको क्या नज़र आया कि DNA एक डबल हीलिक्स है। रफ सा बना रहा हूँ अभी, आपको लॉन्ग क्वेश्चन बाद में करवाऊँगा। एक डबल हीलिक या डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, और इस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में दो स्ट्रैंड्स जो रोजालिंड फ्रैंकलिन का ये एक्सरे डिफ्रैक्शन का एक्सपेरिमेंट था, इसने ही बुनियाद डाली इसकी। उसने कहा ये जो दो स्ट्रैंड्स हैं दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल है और एक दूसरे के साथ एज सच हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अटैचमेंट की वजह से अटैच्ड हैं। तो ये किसने बताया? ये बताया इसने रोजालिंड फ्रैंकलिन ने और मॉरिस विल्किन ने, क्योंकि फ्रैंकलिन के पास अपने वर्क प्लेस नहीं था, लैब नहीं थी, तो वो उसको मॉरिस विल्किन ने प्रोवाइड किया और उसी के ऊपर फिर उसने ये सारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। अच्छा, इसको हम यहाँ पे जो है वो वाइंड अप नहीं करते अभी, हम इसमें दो तीन चीज़ें और ऐड कर देते हैं। यहाँ पे एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट लिखी हुई है पेज 33 के ऊपर, ज़रा गौर से सुनिएगा। द अमाउंट ऑफ DNA इज़ फिक्स्ड फॉर अ पर्टिकुलर स्पीशीज़ एज इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अब ये जो अमाउंट ऑफ DNA फिक्स्ड है किसी भी स्पीशीज़ के लिए, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसके अंदर दो चीज़ें यहाँ पे। द अमाउंट ऑफ DNA इन जर्म सेल इज़ 1/2 टू दैट ऑफ सोमेटिक सेल। तो दो वर्ड आ गए, मैंने कहा पहले आपको शॉर्ट क्लियर करवा दूँ फिर लॉन्ग करते हैं इसका। एक वर्ड है सोमेटिक सेल
और एक वर्ड है जर्म लाइन सेल। सोमैटिक सेल क्या होते हैं? सोमैटिक सेल्स आर डिप्लॉयड सेल्स ऑफ द बॉडी, राइट। डिप्लॉयड सेल क्या होते हैं? जो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम के साथ होते हैं। और जर्म लाइन सेल्स क्या है? हैप्लॉयड सेल्स ऑफ द बॉडी, वो जो सिंगल n नंबर ऑफ क्रोमोसोम के साथ होते हैं। अब अगर देखिए तो जब भी सोमैटिक सेल मियोसिस करेगा वो तभी बेटे जर्म लाइन सेल के अंदर कन्वर्ट होगा, यानी कि गेमेटोजेनेसिस के लिए जो बुनियाद बनती है वो क्या है? मियोसिस। ठीक हो गया, ये आपके पास है जर्म लाइन सेल। अब अगर सोमैटिक सेल के अंदर देखें, वो सेल जो बॉडी में होते हैं वो हमेशा डिप्लॉयड ही रहते हैं। आपकी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं वो माइटोसिस कर रहे होते हैं, और आपकी जो सेक्स सेल्स हैं, जो जर्म लाइन सेल्स हैं, वो मियोसिस के फिनोमिना को अंडरटेक कर रहे होते हैं और उसी वे के अंदर वो आगे बढ़ रहे होते हैं। कुछ वैल्यूज़ हैं यहाँ पे डिस्कस करना ज़रूरी है इस बेस पे कि कभी MCQs में ना आ जाएं और आपको परेशानी का सामना ना हो इनसे। देखें, अमाउंट ऑफ DNA पर न्यूक्लियस इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ऑफ चिकन एंड अ कार्प, दैट इज़ फिश। तो इसमें सबसे पहले RBC है। RBC चिकन में क्या है वैल्यू इसकी? 2.3, और कार्प में क्या है? 3.3। तो ये तो हो गया सोमैटिक सेल। इसी को आप कंपेयर कर लें स्पर्म सेल के साथ जो जर्म लाइन सेल है, तो चिकन में कितनी वैल्यू है? 1.3, और कार्प में, फिश में कितनी वैल्यू है? 1.6। तो इसका मतलब दोनों में तकरीबन मोर और लेस हाफ का फ़र्क है। तो इस हाफ को आपने अपने जहन में रखना है। सेकंड एग्जांपल है लिवर सेल। लिवर सेल आपको पता है सोमैटिक सेल है। आपके अपनी बॉडी का अगर लिवर सेल को कंपेयर कर रहे हैं तो लिवर सेल्स हाईली रीजनरेटिव होते हैं। आप लोगों ने लिवर ट्रांसप्लांट का नाम सुना होगा, जिसमें कुछ पोर्शन ऑफ द लिवर को ट्रांसप्लांट करवाया जाता है और फिर वो जो पोर्शन ऑफ द लिवर ट्रांसप्लांट करवाते हैं वो बाद में अपनी वर्किंग जारी रखता है। तो इसमें लिवर सेल में जो चिकन के अंदर वैल्यू है पिकोग्राम में दी हुई 2.4, और जो कार्प है उसमें दी हुई 3.3। अब अगेन इसको आप कंपेयर कर लें स्पर्म सेल के साथ, तो अभी मैंने वैल्यू बताई 2.4 को जब आप कंपेयर करते हो तो वो 1.3 उसके साथ आपको कंपैरिजन में नज़र आती है। तो डेफिनेटली उसमें एक डिफरेंस मौजूद है। इसी तरह किडनी सेल्स हैं, अगेन वो भी 2.4 और कार्प में 3.3 है। जब भी उसको हाफ करेंगे तो वो एज सच इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और नज़र आता है। अच्छा, एक 2-3 MCQs और यहाँ पे कर लें। एक नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, H इन्फ्लुएंजा के नाम से। ये क्या है? हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा के ऊपर पेज 34 के ऊपर एक येलो स्टेटमेंट दी हुई है जो 12 MCQs में आ सकती है। बोल दूं आपको, फर्स्ट माइक्रोब टू हैव द जीनोम कंप्लीटली सीक्वेंस्ड वाज H इन्फ्लुएंजा। तो ये पहला ये ऑर्गेनिज्म जिसका आपने सबसे पहले सीक्वेंस किया कब? 1998 में, और जो है वो जुलाई 28 भी लिखा हुआ साथ, तो वो भी कर लीजिए। अब मुझे ये बताएं 1995 में, अब मुझे ये बताइए कि हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा क्या है। जब भी मैंने सवाल पूछा है क्लास में अपने बच्चों से कि हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा जिसको जुलाई 28 1995 में डिस्कवर किया गया, देखा गया और पब्लिश किया गया उसका जीनोम सीक्वेंस करके, तो उसके ऊपर क्या है, ये क्या है? तो हमेशा मुझे जवाब मिला कि सर ये वायरस है जो फ्लू कॉज करता है, इन्फ्लुएंजा कॉज करता है। तो हमेशा वर्ड्स की ट्रिक पे नहीं जाना, बाज़ औक़ात वर्ड्स उस तरह नहीं लिखे जाते जो हकीकत में वो होते हैं, क्योंकि ये बेसिकली एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, वायरस नहीं है। और एज सच इसको इसी वे में आपने ज़हन में रखना है कि ये एक बैक्टीरिया है, इट्स नॉट अ वायरस। और ये जो डिजीज़ कॉज करता है, देखें जो हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा या फ्लू है, फ्लू की वजह से अमेरिका में 30 से 40 लाख लोग जो है ईयरली उनकी डेथ होती है। और ये फ्लू की बहुत सारी किस्में हैं जिसके अंदर फ्लू एक प्रोनाउंस्ड वे में और एक जो जिसे आप कह लें कि बहुत ज़्यादा मिकदार में फैलता है बॉडी के अंदर, और ये एक वायरल अटैक को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, ये एक तो हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा का MCQ हो गया। एक MCQ और, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल।
तो वो जो स्टोर कर रहा है इंफॉर्मेशन फॉर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल, तो उसका नाम यहाँ पे क्या होगा, डीएनए। तो ऑप्शन वहाँ पे क्या होगी, डीएनए, जिसके ऊपर ये वैल्यू यहाँ पे दी हुई है। अच्छा, जब बायोकेमिस्ट ने ई कोलाई, एस्चरेसिया कोलाई, ये वो बैक्टीरिया जो आपके कोलॉन के अंदर भी होता है, उसका पेयर्ड स्ट्रैंड देखा तो उन्हें पता लगा कि यहाँ पे ई कोलाई में 5 मिलियन बेस पेयर्स हैं, 5 मिलियन बेस पेयर्स। तो पहले तो ये वैल्यू याद करनी है आप लोगों ने कि क्या होती हैं। फिर लिखा हुआ है अरेंज्ड इन अ लीनियर ऑर्डर। व्हाट इज़ अ लीनियर ऑर्डर, वो ऑर्डर जो स्ट्रेट ऑर्डर है उसके अंदर अरेंज हुआ होता है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे मामला ख़त्म नहीं हुआ कि फिर वो कह रहा है कि ईच यूनिट इज़ अ जीन, और जीन आपको पता है क्या होता है, जीन्स आर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स, और वो इसी फॉर्म में एज सच एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो ये जीन के हवाले से ध्यान में रखिएगा। देन अब जब ई कोलाई के सारे जीनोम को सीक्वेंस किया गया तो ये 4639221 बेस पेयर्स के ऊपर डिवाइड कर गया। वैल्यू लिख रहा हूँ यहाँ पे 4639221 बेस पेयर्स, जो 4288 प्रोटीन्स को कोड करते हैं ट्रांसलेशन के प्रोसेस के तौर पे। तो ये आपके पास कुछ इंट्रोडक्टरी लेक्चर था विद रिगार्ड्स टू द न्यूक्लिक एसिड्स। मैंने क्या क्या बताया इसमें आपको ज़रा रिकैप कर दूँ। न्यूक्लिक एसिड्स की कितनी टाइप्स होती हैं, आंसर इज़ 2 टाइप्स होती हैं, डीएनए और आरएनए। न्यूक्लिक एसिड्स को आइसोलेट किससे किया गया, न्यूक्लियाई से किया गया, स्पर्म सेल से और पस सेल से, और इनकी नेचर क्या होती है, एसिडिक नेचर होती है। ठीक है, उसके बाद फिर आप करेंगे कि डीएनए और आरएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, फिर न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं, उनका स्ट्रक्चर किस तरह होता है, न्यूक्लियोटाइड आपस में लिंक किस तरह होते हैं। देखें आपके सामने बना हुआ है POC, अगेन POC, और ये आपस में जो रिएक्शन हो रहा है इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। देन आप बताएंगे इसकी डायरेक्शन 3 to 5 या 5 to 3। देन आप जब इसको लिंक करेंगे तो नैड कोएंजाइम का बता देंगे। एंड देन अर्विन चैरगफ रूल में से MCQs आ सकते हैं आपको। देन रोजालिंड फ्रैंकलिन का एक्सपेरिमेंट है। देन कुछ सोमैटिक और जर्मलाइन सेल्स के ऊपर है। तो गर्ज है कि कुछ शॉर्ट थे यहाँ पे, कुछ MCQs थे जो सारे यहाँ पे पाइलअप कर दिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बेसिकली जो वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए उसके ऊपर इसको डिटेल से टेकअप करेंगे। ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, इसलिए आपने कोशिश ये करनी है कि आप इस लेक्चर में से जो की पॉइंट्स हैं उनको या तो अपनी किताब में प्रॉपर्ली मार्क करें या अपने रजिस्टर्स के अंदर लिख के, स्पेशली जो बॉन्डिंग बनाने का तरीका है इसको ज़रूर प्रैक्टिस करें, ये आपकी किताब में यहाँ पे नहीं है। टिल देन अल्लाह हाफिज़, विश यू वेरी गुड लक।